All yours. ओके, फाइन। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक है और मैं अल्कोहलिक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबका बहुत बहुत आभार। अनिल भाई, गुरजीत भाई, प्रमिला जी, स्मृति, कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। ऑल यू फैंटास्टिक मेंबर्स। ये सिर्फ सच में बोलने की बात नहीं है। मुझे ये रियलाइज धीरे धीरे अब और ज्यादा अच्छे तरह से हो रहा है कि शुरू में मुझे लगता था कि मीटिंग्स में आना जरूरी है अपनी सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, है ना। पर वो एक कंपल्शन से हट के मेरे लिए एक ऐसी चीज बन जाए जिसको करने में मुझे अच्छा लगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि करने में मजा आए, है ना, बट मुझे ये लगे कि यार ये मेरी लाइफ का हिस्सा है। तो मेरे साथ तो पर्टिकुलरली ऐसा हुआ यार कि जैसे जैसे वन डे एट ए टाइम मेरी सोब्राइटी बढ़ रही है ना, मुझे ये समझ में आ रहा है कि हाँ, मीटिंग्स मेरे लिए क्यों असेंशियल है, क्या मुझे यहाँ पर आके समझ में आता है। और खास तौर से तब जब मुझे ये लगता था कि स्पॉन्सर लेने के बाद 12 स्टेप्स उनसे सीखने समझने के बाद जब मैं उन 12 स्टेप्स को प्रैक्टिस करने लगूंगा, फिर मुझे मीटिंग्स की शायद इतनी जरूरत ना पड़े। क्योंकि मुझे बताया गया था कि आपको डेली मीटिंग्स बिल्कुल करना ही पड़ेंगी। 365 आउट ऑफ 365 ऐसा जरूरी नहीं होगा। तो मैंने उसको अपने कंफर्ट के हिसाब से लिया कि अरे जब ऐसा नहीं होगा तो फिर तो मैं मैं महीने में 10 मीटिंग भी करूंगा तो बहुत है, ऐसा सब। लेकिन ये क्यों मेरे लिए जरूरी हो जाता है और क्या इन चीजों के मायने हैं, है ना। हमको कहा जाता है कि भाई प्रैक्टिसिंग दीज प्रिंसिपल्स इन ऑल ओवर अफेयर्स, इन सिद्धांतों को मुझे अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू करना है। तो मैंने ये देखा कि इन स्पॉन्सर लिया, उनके साथ में काम किया, स्टेप्स को समझा। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि स्पॉन्सर के साथ ऐसा नहीं हो जाता है कि मेरा स्टेप वर्क पूरा हो जाता है, आई एम डन, है ना। कोई ये सिलेबस नहीं है कि अभी क्लास 10th हो गया, अभी क्लास 12th हो गया। असली काम ही उसके बाद में स्टार्ट होता है, राइट। जैसे किसी स्टूडेंट को 12th में अगर उसको 99% भी आ गए हों, आप उसको 4 साल बाद वही एग्जाम देने को कहिए तो शायद वो 75% भी नहीं ला पाएगा, हो सकता है। है ना, भले से वो सेम सब्जेक्ट्स को उसने आगे पढ़ा हो, जो भी उसकी सब्जेक्ट की स्ट्रीम रही हो। तो जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो मुझे ये समझ में आया कि यार ये हर एक स्टेप में एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल है, राइट। हम ये बात बात करते हैं कि भाई हर एक स्टेप में एक सिद्धांत है अपना, है ना। हम उन सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं, उन सिद्धांतों को सीखने की बात करते हैं। से फॉर एग्जांपल स्टेप 1 में ऑनेस्टी की बात हो रही है, स्टेप 4 में मैं इन्वेंट्री लिख के किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाता हूँ तो वो करेज की बात है, साहस की बात है। स्टेप 5 में मैं उनको ईमानदारी से सुना रहा हूँ इन्वेंट्री, तो वो इंटीग्रिटी यानी प्रामाणिकता की बात है ना। स्टेप 12 में सर्विस की बात है, स्टेप 7 में विनम्रता की बात है, एंड ऑल दैट। ये एक तरह का एक ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जो हर एक स्टेप में है। शुरू में मुझे ये लगा था कि जब मुझसे कहा जा रहा है कि आप इन कदमों को अपने दैनिक जीवन में उतारिए, है ना, इन कदमों के जो सिद्धांत हैं, तो मुझे है ना स्टार्टिंग में ये करना पड़ा। मुझे स्पॉन्सर ने भी कहा था कि आप बेसिकली ये करिए कि मुझसे आपने जो 12 स्टेप्स को समझे हैं, हमने जो साथ में लिटरेचर को रीड किया है, हर स्टेप किस तरह से हमारे साइकोलॉजिकल पार्ट से जुड़ी हुई है, आप अभी स्टेप्स के ऊपर ध्यान दीजिए। मेरे साथ काम होने के बाद भी आपको धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि ये एक तरह से सिद्धांत है। फिर आप इनको ऊपर नीचे भी कर पाएंगे, जैसी जैसी आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से, है ना। जैसे फर्ज कीजिए कि मुझे अभी ऐसा लगता है कि शराब का मुझे सालों से कोई ख्याल नहीं आया, और ऐसे सैकड़ों बार मैं ऐसी परिस्थिति में गया जब शराब मेरे सामने परोसी गई, मुझे ऑफर भी की गई, लेकिन मेरे दिमाग में कोई लालच तो दूर की बात है, मेरे दिमाग में कोई अफसोस भी नहीं आया कि अरे काश थोड़ी सी मिल जाती, काश मैं भी नॉर्मली पी पाता। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई डिस्टरबेंस ही नहीं आया, मैं 1% भी विचलित नहीं हुआ। तो इसका मतलब मेरा पहला कदम तो स्ट्रांग है। तो उस स्थिति में मैं इन कदमों में जो सिद्धांत हैं, मैं किसी भी कदम पे काम कर सकता हूँ, राइट। मैं उसमें विनम्रता पे काम कर सकता हूँ, या मैं स्टेप 11 में आध्यात्मिकता के बारे में बात की गई है कि मैं ईश्वर से निरंतर संपर्क बनाए रखूं अपने आध्यात्मिक विकास के लिए, मैं उसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। बट ये है ना, शुरू के सालों में ये चीज मेरे साथ थोड़ी सी गड़बड़ होती थी कि कौन सा प्रिंसिपल कब मुझे लागू करना है, मेरा कौन सा पार्ट कमजोर है, कौन सा पार्ट मेरा अच्छा है, ये निर्णय मैं खुद नहीं ले पाता था।
अब मैं दिन में 4 बार 6 बार तो स्पॉन्सर को फोन नहीं लगाऊंगा इसके लिए, है ना। तो उसको मैं ज्यादा अच्छा तरीका मुझे ये समझ में आया, जो आज का टॉपिक जब मुझसे पूछा गया था, तो मैंने कहा था कि इन स्टेप्स को अपनी लाइफ में डेली प्रैक्टिस में उतारूं मैं, सिद्धांतों को नहीं, स्टेप्स को। देखिए आखिरकार घूम फिर के बात तो वही है, वो सिद्धांत उन्हीं स्टेप्स में है, निहित है ना। लेकिन वो ऐसी बात है कि भाई एग्जाम देने के लिए मैं गया, टोटल 15 चैप्टर्स हैं। अब काफी समय से ये 15 चैप्टर्स को मैंने एक बार पढ़ लिया है, मुझे लगता तो है कि मुझे सारे आते हैं, पर अब कौन सा स्ट्रांग है, किससे रिलेटेड सवाल एग्जाम में आएगा तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से उसको सही तरीके से कर पाऊंगा, और किस चैप्टर वाले सवाल में मैं अटक जाऊंगा ये मुझे नहीं पता। तो फिर भाई बेटर है कि आप सारे ही सवालों को, सारे ही चैप्टर्स को रिवाइज करो। तो एक चीज मुझे समझ में आई, जो आज का टॉपिक भी है मेरा, कि मैं इन कदमों को अपने दैनिक जीवन में कैसे उतार सकता हूँ। तो थैंक्स अगेन फ्रेंड्स। मैं आज की तारीख में बस इन्हीं कदमों को अपने दैनिक जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। बेस्ट ऑफ ऑनेस्टी नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग ऐसा नहीं लगता कि मैं 100% ऑनेस्टी के साथ ये कर पाता हूँ। कहीं कहीं पर काम चोरी आ जाती है, कहीं कहीं पर मक्कारी आ जाती है। लेकिन हाँ, एक चीज का सेटिस्फेक्शन है कि ये पहले से कम हुई है। और यही वो चीज है ना, जो ए ने मुझे शुरू में प्रॉमिस की थी कि भाई आपको परफेक्ट नहीं बनना है, धीरे धीरे ये चीजें इंप्रूव होंगी। और एक और बात की खुशी भी है, कुछ नए मेंबर्स भी यहाँ पर होंगे, मैं उनको विशेष रूप से बताना चाहता हूँ यार, कि शुरू शुरू में ना मेरे दिमाग में ये बड़ी मायूसी थी 2019 के टाइम पे, कि यार ये स्टेप वर्क शुरू होगा तो लाइफ कैसी हो जाएगी, एकदम मरियल सी, बोरिंग सी, बोझिल सी हो जाएगी। बड़ा एकदम एक ऐसे आइडियलिस्टिक टाइप का इंसान मुझे बनना पड़ेगा। लेकिन वो कहा गया था मुझे प्रिंस ए के प्रोमिसेस में कि ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी रखिए और आप एक बहुत अच्छा जीवन जी पाएंगे, जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अब मैं कल ही हमारे एक दोस्त की पार्टी में गया था। वहां उस पार्टी में मेरे ख्याल से लगभग सारे लोग शराब पी रहे थे, शराब लिटरली वहां पे बह रही थी। मुझे बस वहां पे यही सोच के खुशी हो रही थी कि इस पार्टी में मेरे वो दोस्त हैं जिनको मैं जीवन में कभी छोड़ना नहीं चाहता यार। वो सारे दोस्त शराब पीते हैं, मस्ती करते हैं, मैंने भी उनके साथ अपने लड़कपन, कॉलेज के जमाने से बहुत मस्ती की है, अच्छा बुरा सारा टाइम उनके साथ स्पेंड किया है। वो मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं कि उनको मेरे बारे में पता है कि विवेक हैज अ प्रॉब्लम विद अल्कोहल। तो मुझे ऑफर करना तो दूर, अगर उनको, अगर मैं ग्लास उठा लूं तो शायद मुझे वो एक थप्पड़ मार के मुझसे ग्लास छीन लेंगे। तो मैं ऐसे दोस्तों के बीच हूँ, मैं उनके साथ मस्ती कर रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, पूरी तरह से एंजॉय कर रहा हूँ। बस मुझे लगा यार ऐसी ही तो लाइफ मुझे चाहिए थी। और मेरे मन में कोई बेचारगी भी नहीं आ रही है कि अरे काश मैं भी पी सकता, ऐसा कोई ख्याल नहीं आ रहा है। तो फिर यही तो वो डिजायर्ड लाइफ थी यार मेरे लिए। तो ये एक मुझे समझ में आया कि कब तक मैं किसी ऐसी शराब की पार्टी में जा सकता हूँ, या फिर मैं ऐसी चीजें कर सकता हूँ, ये बेस्ट है मैं किसी और को डिसाइड करने दूं। तो वो कोई और सबसे अच्छा वो स्पॉन्सर होते हैं, वो मेरी मनोदशा को समझते हैं, किस तरह के मेरे रॉक बॉटम थे, मेरी सोच किस तरह की है, वो इसको समझते हैं, है ना। तो कहाँ पर जाने से खतरा हो सकता है, कहाँ पर जाने से खतरा नहीं होगा, ये वो बहुत अच्छे से मुझे बता पाते हैं। और अपने आप में समय के साथ में ये थोड़ी बहुत सद्बुद्धि भी मेरे अंदर आने लगती है कि अब मैं किसी शराब की पार्टी में सिर्फ अपनी शान दिखाने के लिए, अपनी ऐंठ कि देखो मैं इतना साधु हो गया हूँ कि शराब बहेगी और मेरा कोई मन नहीं करेगा, अब ऐसी कोई मेरे अंदर ऐसी कोई होड़ नहीं होती ना। मैं सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा समय एंजॉय करने के लिए जाता हूँ। मेरे दोस्त, उनसे बहुत समय समय मिला नहीं, मुझे नाचने का शौक है, लोगों से मिलने का शौक है, म्यूजिक का शौक है, मैं वो शौक को पूरा करने जाता हूँ, है ना। मेरे अंदर किसी तरह का कोई दिखावा नहीं होता, कोई ऐंठ नहीं होती, कोई खुन्नस नहीं होती। तो ये एक पॉजिटिव इंटेंशन होता है। और मुझे ये लगता है कि यार ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब मैं अपने आप को रोज 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 इवेलुएट कर पाता हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ अब उस चीज को जिसके ऊपर मैंने काम किया कोशिश करता हूँ। तो जब मैं स्टेप 1 की बात करता हूँ, तो लाइक द स्टेप 1 बात कर रहा है यार ऑनेस्टी की, एक्सेप्टेंस की, है ना। तो मैं हमेशा ये याद रखता हूँ कि यार क्या मेरी हालत हुई थी अल्कोहल में। जब भी मेरे सामने अल्कोहल बहता है, और अगर किसी भी कारण से अगर कोई डिस्टरबेंस मेरे अंदर आए,
अब जैसे मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूँ, तो मुझे अल्कोहल की कभी क्रेविंग नहीं आई पिछले 7 सालों में। तो ठीक है, बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई एम वेरी कंफर्टेबल। लेकिन अगर हो, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं ये याद रखूं कि क्या हुआ था मेरे साथ हर पल, है ना। और कई बारी थोड़ा सा समय निकलने के बाद में मेरे साथ ये हो सकता है कि यार हाँ, अब मुझे समझ में आ गया है। कई बारी मैंने मीटिंग्स में सुना है, और पिछले जितने सालों से मैं एए में हूँ, ये मैंने खुद ने भी देखा है कि सबसे ज्यादा गड्ढे में कोई शराबी कब गिरता है, जब उसको ये कॉन्फिडेंस आने लगता है कि भाई अब मैं नहीं पीऊंगा, मुझे अब बात समझ में आ गई है। राइट। भाई, रिलैप्स कौन होना चाहता है, लेकिन उसको ये गलत कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वहां पर उसको वो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपनी बात को, अगर शराब का ख्याल आ रहा है, तो अब वो अपनी बात को किसी से छुपाए ना। क्योंकि कई बार एक अल्कोहलिक को ये लगता है कि यार ये थोड़ा सा हल्का फुल्का सा ख्याल आया था, ठीक है ना, ये इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो थॉट था। वो थॉट था, वो ख्याल था, ऑब्सेशन नहीं था। ऑब्सेशन हो तो फिर तो 99% अल्कोहलिक बच ही नहीं पाता है, फोन भी नहीं लगा पाता वो। लेकिन वो हल्का सा ख्याल था, तो फिर इसको क्या बताना यार, लोगों लोगों के सामने मेरी इमेज खराब हो जाएगी, है ना। तो ये स्टेप वन को प्रैक्टिस करना नहीं हुआ। तो मुझे ये समझ में आया स्टेप वन की प्रैक्टिस के लिए, वो जब मैं कहता हूँ ना कि आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, है ना, तो वो उसका ये यही मतलब है, दैट माई लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल। लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल, उसका यही कहीं ना कहीं मीनिंग है कि मैं किसी से छुपाऊं नहीं, मैं पावरलेस हूँ। उसको मैं जितनी जल्दी बता दूंगा, वो ख्याल मेरे दिमाग से दूर हो जाएगा। वो एक तरह का गिल्ट भी मेरे अंदर होता है कि मुझे थॉट क्यों आया, मैं तो बेईमान हूँ शायद, है ना। तो एक एक प्रिंसिपल है उसकी अंडरलाइन कि भाई, ऑनेस्टी। मैं उसमें कभी अपनी सेल्फिल ना चलाऊं। मैं ये ना कहूं कि यार ठीक है ना, वो पिछली बार कहा था मैंने, 15 दिन पहले थॉट आया था, तब कहा था, वैसे बार बार बताना अच्छा नहीं लगता। और जब स्टेप टू की बात आती है ना, तो वो एक तरह से एक मैंने तो कभी ये माना ही नहीं ना कि भाई मैं इंसेन हूँ। इनफैक्ट इंसैनिटी होती क्या है, मेरा मानसिक स्वास्थ्य खराब था, हिंदी में कहा गया। तो मानसिक स्वास्थ्य के यहाँ पर क्या मायने हैं, मैं उसको कभी ठीक से समझ ही नहीं पाया। तो उसको समझने के लिए मेरे को खुले मन का होना आवश्यक था, खुले दिमाग का होना जरूरी था, ओपन माइंडेडनेस। तो स्टेप टू की प्रैक्टिस की जब मैं बात करता हूँ ना, कि मैं अपने दैनिक जीवन में प्रैक्टिस करूँ, तो मुझे एक ओपन माइंड होने की प्रैक्टिस करना थी यार। तो ये ओपन माइंड की जो प्रैक्टिस है ना, ये सिर्फ इसी चीज में नहीं है कि वो जब स्पॉन्सर के साथ स्टेप पर किया, तब मुझे अपने आप को इंसेन मानना था, सिर्फ तभी वो जरूरत थी, अब नहीं है। नहीं यार, वो मुझे हर कदम पे उस चीज की जरूरत पड़ेगी। मुझसे कई बार ये कहा गया ना, कोई इंसान अगर आपको कुछ उल्टा सीधा बोले, आप उसको इग्नोर करिए। आप उसको मान लीजिए कि वो सिक है, वो आध्यात्मिक रूप से बीमार है। ये मैं तभी मान पाऊंगा जब मैं खुद ओपन माइंडेड हूँ, है ना, अदरवाइज वो उसके बिना नहीं हो पाएगा। मैं सीखने के लिए तैयार तभी रहूंगा जब मैं ओपन माइंडेड हूँ, है ना। मेरी पहले की सोच, प्रोग्राम में कहा गया है कि आपको पुराने आइडियाज को लेट गो करना पड़ेगा, उनसे हटना पड़ेगा, है ना। ओल्ड आइडियाज हैव टू बी अबंडेंट, उनको छोड़ना पड़ेगा। तो उनको मैं छोड़ूंगा ना, तभी मुझे ये लगेगा कि यार हाँ यार, ऐसा कोई बदलाव होना पॉसिबल है, जैसे यहाँ पे ए में बात की जाती है। क्योंकि मेरा पुराना आइडिया ये कह रहा है ना कि भाई चंद शराबी बैठेंगे, मेरी शराब छुड़ाना तो दूर की बात है, ये लोग ऐसे, मतलब कैसे ये मुझे ही अंदर से चेंज कर देंगे, और मुझे चेंज की आवश्यकता है कहाँ, और अगर है भी तो ये लोग कैसे कर देंगे, ना। तो जब तक मेरे पुराने आइडियाज नहीं हटेंगे, और वो तभी हटेंगे जब मैं ओपन माइंडेड होऊंगा, है ना। मेरे को ट्रस्ट इश्यूज बहुत सारे होते हैं, इतनी ठोकरें, ऐसा कई बार हो जाता है कि मैंने लाइफ में इतनी ठोकरें खाई हैं कि मैं किसी पर विश्वास नहीं करता हूँ। वो चीज भी यहाँ पर आड़े आती है स्टेप टू को प्रैक्टिस करने में। और कहीं ना कहीं मेरा ईगो भी होता है, जब मुझे आपकी बात को मानना नहीं है, तो मेरा दिमाग अपने आप ही ये जस्टिफाई करने लगता है कि तूने पहले भी तो किसी की बात मानी थी, देख वहां तो तेरा नुकसान हो गया था, अब फिर तू इनकी बात मानेगा, कहीं दोबारा नुकसान ना हो जाए। ये एक तरह का फॉल्स जस्टिफिकेशन ना, ये मेरी लाइफ में बहुत आराम से आ जाता है ना। तो इसीलिए मैं सीखने के लिए तैयार हूँ क्या, मैं किसी बड़े को तो छोड़िए, क्या मैं किसी बच्चे से भी सीखने को तैयार होता हूँ क्या, है ना। मुझे, क्योंकि मैं पहले से ही अपना मन ही बना लेता हूँ ये मुझे क्या सिखाएगा, ये कहीं ना कहीं ईगो है ना। तो ये भी मेरा तभी दूर होगा जब मैं ओपन माइंडेड हूँ। मतलब ये
इन अ वे आई कैन से कि हाँ यार मैं स्टेप 2 को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देन स्टेप 3 की बात करते हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई हमने अपनी इच्छा और जीवन को ईश्वर पे छोड़ा, है ना। तो ये एक सीधी सी बात है, इसमें कोई खास टिपिकल बात नहीं है। सरेंडर की बात है ना, कि अपनी इच्छा और जीवन को ईश्वर पर छोड़ रहा हूँ। और ट्रस्ट की बात है, क्योंकि ईश्वर पर ट्रस्ट होगा तभी मैं इसको छोड़ पाऊंगा। अब वो अगेन फिर वही बात है कि जब स्पॉन्सर के साथ किया था तब तो हाँ जी कर दिया था। और उन्होंने भी ये कहा था कि यहाँ पर आपने ईश्वर पे जीवन और इच्छा को छोड़ने का सिर्फ एक निर्णय लिया है, आपने अभी छोड़ा नहीं है एक्चुअली। वो तो 9th 10th स्टेप में आने के बाद में आपको ये लगना स्टार्ट होगा कि हाँ यार आप जो छोड़ने लगे हो, आप उसमें अच्छे हो गए हो। वो 9th 10th स्टेप के आते आते ये होगा कि आप ये कह सकते हो कि यार अब मैं पहले जैसा इंसेन नहीं हूँ, सैनिटी मेरे अंदर आ रही है ना, लेकिन अभी तो नहीं है। अब इसको जब मैं डेली लाइफ में प्रैक्टिस करता हूँ ना, देखिए बात वही आ जाती है। ये टॉपिक एक्चुअली इसी से रिलेटेड है कि स्पॉन्सर के साथ काम करते समय तो सब हो जाता है, लेकिन उसके बाद में फिर से वो गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है ना। तो अब जैसे स्टेप 3 की बात करें तो मैं अभी भी एक्सेसिव कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, है ना। किसी भी चीज के ऊपर एकदम से ए में कहा गया ना कि आप रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड कीजिए, वो नहीं हो पाता है। मेरा अभी भी एकदम से रिएक्शन आता है। कोई अगर मुझसे कुछ बोलता है तो तुरंत मुझे ये एकदम से लगने लगता है कि ये मुझे अपमानित करने के लिए कहा गया, या मुझे नीचा दिखा रहे हैं, या फिर कोई पुरानी खुन्नस का बदला निकाला जा रहा है। ये एक तरह का इम्पल्सिव ना, वो क्षणिक क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, ऐसा कुछ मेरे मन में आता है ना। तो इसको मैं अ, ये जो मेरा एकदम से कंट्रोलिंग है ना, मेरे माइंड ब्रेन का ही ये मैकेनिज्म है कि वो कंट्रोल ही करना चाहता है। वो उसका जो पुराना तरीका है वो जाता नहीं है। क्या इसके ऊपर मैं रोज काम कर पाता हूँ क्या, है ना। मैंने कोई चीज के लिए सोचा है कि सपोज मैंने ये चीज को मैं इस तरह से कर रहा हूँ तो इसका नतीजा फला फला आना चाहिए। ऐसी उम्मीद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिना उम्मीद के हम कोई काम कर ही नहीं सकते। मैं सुबह उठता भी एक उम्मीद के ही साथ हूँ, है ना। लेकिन वो उम्मीद पूरी होनी ही चाहिए, तभी मैं खुश रहूंगा, अदरवाइज मैं एकदम से बेजुबान बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जब मैं आउटकम के लिए एडमेंट हो जाता हूँ कि ऐसा तो होना ही पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं स्टेप 3 के खिलाफ जाता है ना। तो ये देखा मैंने कि ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि वो मैंने स्टेप 10 11 तक किया, 12 तक किया तो हाँ वो स्टेप 3 तो अपने आप ही हो गया। ये जितना मैं रोज रोज छोटी छोटी चीजों में वो स्टेप 3 की बातों को याद करके मैं उसको कर पाता हूँ ना, तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ यार मैं स्टेप 3 को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे मैं अगर मेरे बारे में बताऊं तो मैं आज भी उस दिन को याद करता हूँ कि जब स्पॉन्सर के साथ में स्टेप वर्क शुरू हुआ था, तब स्टेप 3 के मामले में मेरी सिचुएशन क्या थी, और आज स्टेप 3 के मामले में मेरी सिचुएशन क्या है, और अभी इसमें कितना और इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। तो ऐसा पता चलता है कि जैसे जैसे एक एक दिन करके, एक एक महीना, एक एक साल निकलते जा रहा है, ऐसा लग रहा है, पहले लगता था कि हाँ थोड़ा इम्प्रूवमेंट और हो जाएगा तो फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर कुछ साल बाद लगा कि हाँ इतना इतना हो जाएगा तब ठीक हो जाएगा। और अब ऐसा लगता है कि यार ये परफेक्ट वाली सिचुएशन तो कभी नहीं आएगी। और कहा भी ये गया है लिटरेचर में कि परफेक्ट हमको बनना भी नहीं है, बनने की जरूरत भी नहीं है। और आप बस इसको इम्प्रूव करते रहिए, सरेंडर को, तो ये अपने आप हो जाएगा। कमिंग टू देन स्टेप 4। अब जब स्पॉन्सर के साथ किया था तो तब तो कहा गया कि हाँ भाई आपको अपने आप को ये स्टेप क्या है, ये 4th स्टेप जो है, ये दूसरों के नामों के काले कारनामे भरने का काम नहीं है, ये अपनी इन्वेंट्री निकालने का काम है। तो जब मैं खुन्नस की इन्वेंट्री लिख रहा था, मुझसे 3 कॉलम लिखवाए गए, और फिर कहा गया कि जितने भी नाम लिख लिए हैं अब दोबारा पहले नाम पर जाओ और ये लिखो 4th कॉलम में कि इसमें तुम्हारी क्या गलती थी, क्या तुम्हारी किसी एक्शन से इस खुन्नस को टाला जा सकता था क्या। तुमको संत नहीं बनना है, लेकिन अपने अंदर इवेलुएट करना है। तो ये मैंने चौथे कदम में किया था। अब बाद में ये चौथा कदम मुझे पूरा पूरा हर 2 महीने में लिखना ना पड़े या 4 महीने में न लिखना पड़े, इसके लिए वो 10th 11th स्टेप पे काम करना था मुझे। तो ठीक है, मुझे लगा हाँ यार वो मैं कर रहा हूँ, है ना। लेकिन अगर क्या हो कि अगर मैं ये जो चौथा स्टेप है ना सेल्फ एग्जामिनेशन का,
है ना। इसको अगर मैं डेली बेसिस पे भी अपने मन के अंदर सोचता रहूं, मैं एक तरह से मॉरल इन्वेंट्री करते रहूं अपने मन में, जब भी मेरा दिमाग थोड़ा सा फ्री हो काम से फैमिली से, तो मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सोचता रहूं कि क्या यार अभी भी मेरे अंदर ऐसे खुन्नस आ जाती है क्या, या अभी भी मेरे अंदर ये डर आ जाता है क्या, है ना, क्या अभी भी दूसरों को ब्लेम करने की मेरी आदत है क्या। तो ये जो फियर जो मेरे अंदर आ जाता है, क्या ये इसलिए आ रहा है कि वो तीसरे कदम का जो सरेंडर है वो मेरा अभी भी काफी वीक रह गया है ना। चीजों को कंट्रोल करने की जो मेरी टेंडेंसी है वो अभी भी बहुत ज्यादा है। फियर तो कहीं ना कहीं उसी से पनपते हैं, है ना। तो मतलब बात ये आती है कि क्या चीजें जो है वो चीजें जो है जो मुझे इतना अपसेट कर देती हैं, इसको अगर मैं अपने मन ही मन सोचता रहूं तो ये बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं स्टेप 4 को भी अपने डेली प्रैक्टिस में कर रहा हूँ। स्पॉन्सर के साथ जब मैंने किया था उतने साल पहले, तो तब मुझे वो लिख के इसलिए करना पड़ा था, बिग बुक में भी वो लिखने का तरीका इसलिए दिया हुआ है क्योंकि वो मैंने कभी किया ही नहीं था, है ना। मेरे अंदर से इतनी गंदगियां निकल के बाहर आई कि मुझे लगा ही नहीं था कि इतनी गंदगियां थी भी सही अंदर। मैं तो ऊपर से तो यार शराब से दूर हो गया, ऊपर से तो अच्छा व्हाइट वॉश दिखता हूँ वॉशिंग मशीन में धुला हुआ। लेकिन अंदर इतनी गंदगियां थी, ये चौथे कदम में समझ में आया था। तो क्यों ना यार ऐसा हो कि वो चौथे कदम के बारे में भी अगर मैं सोचता रहूं तो मैं इसके मैं इसके ऊपर ध्यान दे सकता हूँ, है ना, दोबारा इतना कचरा इकट्ठा ना हो। पांचवें कदम पे आता हूं मैं। तो भाई मुझसे ये कहा गया कि हमने ईमानदारी से किसी ईश्वर स्वयं और अन्य व्यक्ति के सामने इस बात को बोला। ऑनेस्टी की बात आती है, अंडरलाइंग प्रिंसिपल जो है, करेज की बात आती है, हिम्मत की बात आती है। तो मैं इसको अपने इसमें देखता हूँ कि मैं जब अपने घर में मैं इसको घर ही से लेता हूँ, राइट, क्योंकि हम लोग कहते हैं रिकवरी बिगिंस एट होम, है ना। तो मुझे अगर किसी तरह की कोई टेंशन है या मेरे दिमाग में कोई बात है, तो अगर मेरी पत्नी से उसके बारे में बात होती है, तो क्या मैं अपनी पत्नी से ट्रांसपेरेंटली, बिल्कुल उसमें बिना कुछ उसको मैनिपुलेट किए, है ना, उसमें कुछ भी काट छांट करके या उसको बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाला लगाए बिना बातें अपनी पत्नी से कर पाता हूँ क्या। अगर मैं ऐसा कर पाता हूँ तो डेफिनेटली मैं स्टेप 5 पर ही एक तरह से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि वो भी डेली प्रैक्टिस के लिए एक अदर पर्सन है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि मैंने जो इन्वेंटरी अपने स्पॉन्सर से डिस्कस की थी जिसमें सेक्स भी था, रिसेंटमेंट भी था, जिसके लिए मुझे कहा गया था कि इन पन्नों को फाड़ कर फेंक दो, जला दो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं डेली जो मेरे एक्शंस हैं, लाइफ के जो डे टू डे मैटर्स हैं, क्या उनके बारे में मैं ट्रांसपेरेंटली बात कर सकता हूँ क्या, है ना। या फिर कहीं पर अगर कोई छोटी मोटी ऐसी एक्शन है, जैसे से फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि चलिए जी आज मेरे फलाने मायके वाले के यहाँ चलिए। अब मुझे लगता है कि वो जो फैमिली है वो जहाँ मुझे लेके जाने वाली है, वहां पर मेरा बहुत अपमान होता है, और मुझे ए में कहा गया है कि आपको ऐसे पीपल प्लेसेस और सिचुएशन से दूर रहना है, इसलिए मैं उनके घर जाना अवॉइड करना चाहता हूँ। तो क्या मैं मेरी पत्नी को बहाना बनाता हूँ, पेट दुख रहा है, काम बहुत है, सर दुख रहा है, फलां फलां, या मैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके बड़े प्यार से ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं अभी यार उतना ओके नहीं हूँ उनके यहाँ जाने के लिए, मुझे उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट समहाउ मेरे मन में हलचल हो जाती है, मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, और अभी मेरे लिए बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। एक दिन आएगा, ईश्वर की कृपा से बहुत जल्दी आएगा, कि जब मैं उनको फेस कर पाऊंगा, तो मैं खुद आपसे ये कहूंगा कि डार्लिंग चलो आपके उस फैमिली वाले के यहाँ चलते हैं, है ना। तो क्या मैं अपनी कमजोरी को इस तरह से उनको बोल सकता हूँ क्या, है ना। जैसे मैंने अभी पत्नी का बोला, ये इसी तरह से, ये मैं जैसे अपने बारे में बताता हूँ। अभी मैंने कहा कि मैं कल एक पार्टी में गया था। ये सिलसिला तब से स्टार्ट हुआ जब शुरुआत में मैंने अपने एक दोस्त के यहाँ पे नाइट स्टे करना था हमको, सारे लड़के, बॉयज बॉयज ओनली, और वहां पर वो लोग शराब पीने वाले थे। मेरी जाने की इच्छा थी, मैंने स्पॉन्सर को भी पूछा, उन्होंने बोला हाँ तुम जा सकते हो, अगर तुम्हारी नियत क्या है, उनको दिखावा करना नियत है क्या। मैंने कहा नहीं सर। कोई घबराहट है, मैंने बोला नहीं है। मैंने जाते हुए रास्ते में उस दोस्त को फोन किया कि भाई मुझे है ना एक मेरी ये स्थिति है, ये तो तुझे पता है, क्या मैं तुझसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि बाय चांस अगर मेरे कदम ठिठके तो तू मुझे रोक देना। उसने कहा यार अगर तूने पी ना सबसे ज्यादा तू पिटेगा।
मैं वहां पे उनके साथ में गया, हम लोगों ने बहुत आराम से स्टे किया, एवरीथिंग वेंट वेल। तो द पॉइंट इज कि जो लोग मेरे भरोसेमंद हैं, जो लोग मेरे हितैषी हैं, है ना, क्या मैं उनसे ऑनेस्टली अपनी सिचुएशन बता सकता हूँ क्या? है ना, कई बार ऑफिस में ये हो जाता है कि कोई बंदा जो है अपने बॉसेस को ये नहीं बता पाता है कि आई एम एन अल्कोहलिक, और फिर उसकी ये कंप्लेंट होती है कि मुझे पार्टीज में घसीटा जाता है ना, तो ये तो मेरे लिए रिस्की है। या फिर परिवार में कोई शादी है, तो अपने कजिन्स को ये बोलने में शर्म आती है कि आई एम एन अल्कोहलिक, मेरे साथ ऐसा ऐसे प्रॉब्लम है। अब फिर वो लोग सब हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि आप क्या बहाना बनाओगे? सबसे कॉमन बहाना ही होता है मेरे एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं, मेरे को स्किन एलर्जी है, मुझे सर्दी है, मुझे पेट का इन्फेक्शन है एंड ऑल दैट। तो लोग हंसी उड़ाएंगे, क्या करूंगा? तो टॉकिंग ऑनेस्टली, कोई ऐसा भरोसेमंद इंसान हो जिसके साथ में बात कर सकता हूँ, है ना। मैं स्पॉन्सर से बात तो कर ही सकता हूँ, जैसा मैंने कहा, अपने दोस्तों से बात कर सकता हूँ, है ना। तो ये वो चीजें हैं कि मैं अपनी बातें, है ना, जहां पर, देखिए, हर जगह ये पॉसिबल नहीं होता है कि मैं अपनी पूरी राम कहानी हर कहीं खोल के बैठ जाऊं, क्योंकि उससे मैं वल्नरेबल हो जाता हूँ, लोग मेरा गलत फायदा भी उठा सकते हैं, है ना। लेकिन जहां जितना पॉसिबल हो, अगर कोई नुकसान वाली चीज नहीं है, तो फिर वहां पे कुछ अलग कहानी बनाना, मैनिपुलेट करना, है ना, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। अच्छा, बिफोर आगे बढ़ने के पहले मैं इस चीज में बहुत ज्यादा सावधानी बरतना चाहता हूँ कि अभी जैसे मैंने अपने बारे में कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया, ये चीज जो है ये बहुत बहुत एहतियात से, सावधानी से प्रैक्टिस की जानी चाहिए। इसमें बहुत सावधानी से स्पॉन्सर की राय लिए बिना काम नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं ये यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि कोई भी न्यू कमर हो, जिसने स्टेप पर किया हो, नहीं किया हो, वो बिंदास शराब की पार्टी में जा सकता है। नहीं यार, मैं अभी भी इसके लिए ये कहता हूँ कि अनावश्यक रूप से इसमें जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिग बुक में भी यही कहा गया है ना। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि इन पार्टीज में जाना अवॉइड करके मैं बहुत सेफ रह जाऊंगा, तो ये फिर मेरा भ्रम होगा, क्योंकि कभी ना कभी मैं जाऊंगा, और अगर मेरे मन में डर है तो फिर ये मेरे लिए दिक्कतदायी रहेगा। तो सबसे अच्छा है मैं अपने इंटेंशंस को चेक करूं कि मैं वहां पे क्यों जा रहा हूँ, स्पॉन्सर से या किसी अनुभवी व्यक्ति से राय लिए बिना बिल्कुल न जाऊं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। स्टेप 6 की जब बात आती है ना, तो हम उसमें कहते हैं वर एंटायरली रेडी टू गॉड हैव दैट ऑल माय कैरेक्टर डिफेक्ट्स रिमूव्ड। तो मैं पूरी तरह से तैयार हुआ कि ईश्वर मेरे अंदर के चरित्र दोष निकाल दें, है ना। मतलब कि मैं, अगर मेरे सारे चरित्र दोष ही निकल जाएंगे तो कहीं ना कहीं मैं इंसान ही बदल जाऊंगा ना। सॉरी, मतलब मेरा एक तरह का रूप ही चेंज हो जाएगा। ये वो वाली स्थिति आ जाएगी जो एआई में कहा गया है कि भाई यू नीड अ प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज, है ना। तो ये वो बात हो जाएगी। तो क्या मैं वो चेंज के लिए तैयार हूँ क्या? तो अगेन देन मैं देखता हूँ कि जब डेली इसमें प्रैक्टिस की बात आती है ना, तो क्या मेरे अंदर ऐसा है क्या? जैसे अगर मैं मेरे बारे में बात करूं, अभी आई एम 48 ईयर्स ओल्ड। तो क्या मुझे ये लगने लगता है कि नहीं नहीं, बहुत कुछ सीख लिया मैंने, अब मैं 48 का हो गया हूँ, काफी कुछ सीख गया हूँ, अब कोई और क्या क्या ही सिखाएगा? तो बस ऊपर से मैं एक्टिंग करता रहता हूँ, लेकिन अंदर से मेरा माइंड उतना एक्सेप्टिव नहीं है। ग्रहणशीलता, राइट, हिंदी में कहा जाता है, वो ग्रहणशीलता मेरे अंदर उतनी नहीं है। तो इस चीज को मैं अगर प्रैक्टिस करता रहता हूँ ना, तो वो मेरे को ए में भी काम आई, और वो जनरली भी काम आई। मेरी वाइफ ने मुझसे कुछ कहा, मेरी 17 साल की बेटी है, उसने मुझसे कुछ कहा, किसी ऐसे टॉपिक के बारे में कहा जो मेरे बिल्कुल भी इंटरेस्ट का नहीं है। बेटी जो है वो कह रही है, मैंने इंटरनेट पे देखा चॉकलेट की कोई रेसिपी बनाने का तरीका, पापा देखो मैंने ये बनाया, इसको मैंने ऐसे 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 बनाया। वो टॉपिक मेरे इंटरेस्ट का बिल्कुल भी नहीं है, बट मैं एटलीस्ट सुन सकता हूँ वो प्रोसेस क्या है, वो बना सुन सकता हूँ। मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है, मुझे वो काम भी शायद कभी नहीं करना पड़े, है ना। बट मुझे मेरी प्रैक्टिस तो करना है ना। लाइफ में हर मुद्दा जो आएगा वो चॉकलेट रेसिपी से जुड़ा हुआ तो नहीं आएगा, बहुत सारे मेरे काम के भी आएंगे। तो वहां पर अगर मैं टॉलरेंस और अ, ग्रहणशीलता के ऊपर काम कर लेता हूँ, तो वो मुझे बाकी जगहों पर आएगा काम ना। तो मेरा बिहेवियर जो है ना, वो अब पहले की तरह नहीं हो, कि जैसे पहले था कि भाई बच के निकलना है, अपनी गलती को कैसे भी छुपा लेना है, या फिर अगर किसी से बदले निकालना है तो चुपके से उसका कोई नुकसान कर देना है ना। मेरे हर एक जैसे जैसे मैं 6वें कदम पे काम कर रहा हूँ, कहा जाता है 6th और 7th स्टेप जो है ये लाइफ टाइम है, मैं करता ही रहता हूँ इनको ना।
क्योंकि मैं पूरी तरह से सेवन्थ स्टेप में विनम्रता की बात की जाती है, तो मैं पूरी तरह से विनम्र कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन मैं उसके ऊपर काम करता रहता हूँ। राइट। तो ऐसे ही जैसे जैसे मैं छठवें कदम में अपने ऊपर काम करता हूँ, मेरे चरित्र दोषों में अगर थोड़ी थोड़ी कमी आने लगती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं फिर अपने चरित्र दोषों को पहचान ही नहीं पाता हूँ। मुझे लगने लगता है यार सारा ठीकरा मेरे ऊपर क्यों है ना। तो देखता हूं मैं कि मैं जब कोई काम अगर अच्छा करता हूं, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मुझे उसका फीडबैक चाहिए, है ना। अगर मैं उसके बारे में चाह रहा हूँ कि जितनी मेरी तारीफ होनी चाहिए, या जितनी मेरी सराहना है, तारीफ है, ये होना चाहिए, अगर वो उतनी नहीं हो रही है तो मेरे अंदर कोई डिस्टरबेंस आ रहा है, तो यार ये तो नहीं हो रहा, आई कैन चेक, है ना। ये एक तरह से मैं छठवें कदम के लिए मानता हूँ। कमिंग टू स्टेप 7, विनम्रता की। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, मेरी एक आदत थी कि मैं अगर कहीं पे फंस रहा हूँ, ए में आने के पहले की बात कर रहा हूँ, और ए में आने के बाद भी ये कुछ सालों तक थी, कि मैं अगर कहीं पे फंस रहा हूँ, कोई जानकारी है, किसी अनुभव की आवश्यकता है, तो किसी को पूछने में मेरा बड़ा ईगो हर्ट होता था, है ना। तो विनम्रता की बात ए में आने के बाद मुझे पता चला कि यार ये बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, इतनी छोटा सा वो नहीं है कि मैं किसी से अच्छे से बात करूं ये विनम्रता है, मैं किसी को घमंड नहीं दिखा रहा हूं ये विनम्रता है, किसी चीज का श्रेय खुद ले रहा हूं ये विनम्रता है। ये सिर्फ इतनी भरी बात नहीं थी, मुझे पहले उसके बारे में इतना ही मालूम था। अपनी ईगो को जाने देना, है ना। हर एक इंसान के कुछ लिमिटेशंस हैं, है ना। जैसे मैं मेरी वाइफ से ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो सुबह इतनी बजे उठ भी जाएं और वो घर का भी काम कर लें, फिर मैं उनको ऑफिस का भी, मेरे बिजनेस से रिलेटेड भी चार काम बता दूं, फिर शाम को उनको मैं रिश्तेदार के यहाँ भी खींच के ले जाऊं, फिर रात को मैं उनको कहूँ चलो अब तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव भी करो, है ना। और फिर मैं बाद में कहूँ यार तुम्हारी मेरी उम्र एक ही तो है, तुमको कोई बीमारी थोड़ी ना है, तुम तो कर ही सकती हो, अपने अंदर इच्छा शक्ति पैदा करो डार्लिंग। नहीं यार, देर आर सम लिमिटेशंस, है ना। एक बार की बात बताता हूँ, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। मैं बैंक गया था, वो एक सरकारी बैंक था, तो वहां पे एक लेडी थी, वो बहुत ही स्लो काम कर रही थी, तो मुझे उनपे झुंझलाहट आ रही थी, ये बहुत ही स्लो काम कर रही है। ए में आ गया था, मेरा स्टेप पर भी स्पॉन्सर के साथ हो गया था, तो मुझे जबरदस्त खुन्नस आई, मैं लिटरली गाली दे रहा था अंदर से। कुछ दिनों बाद में स्पॉन्सर से बात हुई, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि यार दूसरों की जो कमियां है ना उसको एक्सेप्ट किया करो विवेक। वो एक पब्लिक सेक्टर बैंक में है, सरकारी बैंक में है, उनकी एज भी तकरीबन 55 साल थी, उनको जिंदगी भर से इसी तरह से काम करने की आदत थी, मतलब रही होगी, वो शायद इसीलिए ऐसे काम कर रही होंगी। लेकिन तुम उनको बिल्कुल अपने हिसाब से कंपेयर करने लगे कि एक प्राइवेट बैंक में काम करने वाली 25-30 साल की लड़की कैसे फटाफट काम करेगी, है ना। तो मैंने कहा हाँ सर शायद ऐसा ही कुछ है। तो उन्होंने कहा फिर तुम अपने आप को भी कंपेयर करो, लोग तो बड़े आराम से शराब पीते हैं, तमीज से शराब पीते हैं, तुम क्यों नहीं पी पाते। और मैं वहां पे एकदम निरुत्तर हो गया था, है ना। तो दिस इज ह्यूमिलिटी, कि मैं ईगो को जाने दूं। लोगों के लिमिटेशंस होते हैं कुछ, हर एक इंसान के होते हैं, मेरे भी हैं, है ना। बट मैंने ये बना लिया कि मेरे जो लिमिटेशंस हैं, हाँ वो तो चलते हैं, कुछ नहीं, वो तो मैं तो इंसान हूँ यार, परफेक्ट थोड़ी ना हूँ। लेकिन दूसरों की जो कमियां हैं वो मुझे नहीं चलती। अरे ये इस पे काम क्यों नहीं करता है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, इसमें जो कमी है वो मेरे अंदर तो नहीं है वो कमी, तो फिर मुझे इसका रिवर्स भी देखना पड़ेगा, लेकिन मैं वो देख नहीं पाता हूँ। ओपन माइंडेडनेस की भी बात आती है। फिर स्टेप 8 पर आता हूँ, है ना, कि भाई हमने उन सभी लोगों की सूची बनाई जिनको हमने नुकसान पहुंचाया था, है ना। तो मैं रियल लाइफ में ये देखता हूँ कि क्या, जैसे अगर मैंने किसी को कुछ बुरा भला बोल दिया, किसी को मैंने हर्ट किया, तो मुझे ये पता भी चलता है क्या, क्या मैं इतना मेरे अंदर स्पिरिचुअलिटी या फिर इतनी सद्बुद्धि अभी आ पाई है क्या, कि मुझे समझ में भी आता है छोटी छोटी सी बातें, कि जो मैंने बोल दिया है या फिर जो मैंने कर दिया है, मुझे लग रहा है मैंने अच्छे इंटेंशन से किया, पर क्या मैंने कभी चेक किया कि यार वो किसी सामने वाले को हर्ट हुआ होगा, है ना। और अगर मुझे फिर ये लगा कि ये हर्ट हुआ होगा, तो हर एक कंडीशन में अमेंड्स करना पॉसिबल नहीं होता। कई बार वो थोड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है कि उसको ऐसा बोला नहीं जा सकता कि आई एम सॉरी, ये मैं नहीं करूंगा। लेकिन क्या आगे उस तरह की गलती उसी इंसान के साथ या किसी और के साथ में रिपीट ना हो, ऐसा कुछ मैं कर सकता हूँ क्या, या किसी इंसान की कोई सिचुएशन है, मैं उसमें सिंपेथेटिक या एम्पैथेटिक हो सकता हूँ क्या, है ना।
सहानुभूति नाम की चीज मेरे अंदर आती है क्या उसके लिए? अ, अभी हमारे होम ग्रुप में बात हो रही थी, एक होती है सहानुभूति और एक होती है समानुभूति। तो जब मैं किसी के जैसा हूँ, जैसे एक अल्कोहलिक दूसरे अल्कोहलिक से बात करता है, ये हुई समानुभूति, एम्पैथी, है ना। और जब मैं भयंकर शराब पी रहा था, कभी कभार पत्नी मेरी मुझे सहानुभूति देती थी कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो मैं किसी को ऐसे समानुभूति ठीक तरीके से दे पाता हूँ क्या? देन स्टेप 9 की बात आती है कि क्या अब मुझसे कहा गया कि भाई इन सभी लोगों से आप क्षमा याचना करें और जहां पर हो पॉसिबल करें, सिवाय उसके कि तब उनको या किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंच सकती हो। अब मैं इसको अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करके देखता हूँ कि जैसे अभी मैंने कहा कि मुझसे कोई गलती हुई, मैंने किसी को बुला सॉरी भला बुरा कहा, तो क्या मेरे अंदर ये चीज आती है कि हाँ यार, इस मिस्टेक को तुरंत ठीक किया जा सकता है ना? या मेरे जो पुराने बिगड़े हुए रिश्ते हैं, देखिए हर कहीं पे डायरेक्टली अमेंड्स हो ये पॉसिबल तो नहीं है ना। खास तौर से अब जैसे पत्नी है, बेटी है, या मेरे एकदम क्लोजेस्ट दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, तो वहां पे एक बार आई एम सॉरी बोलने से कुछ नहीं हो जाता। जैसे मैं बताऊं मैंने मेरी सासू माँ से अमेंड्स किए। अब उनको आई एम सॉरी बोला तो उन्होंने तो पहले हाथ पकड़ लिया, अरे नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। साले के साथ अमेंड्स किया, मुझसे 7 साल छोटा है, अरे नहीं जीजू कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो क्या मेरा काम हो गया? है ना? नहीं यार, वो मैं ऐसे नहीं मान सकता। उनका तो बेचारों का फर्ज है कहना, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। तो ये जो इस तरह के लोग हैं, मैं इनके साथ में क्या लिविंग अमेंड्स करने को तैयार होता हूँ क्या? क्या मैं अपने बिहेवियर को हमेशा उस पर एक वॉच रखता रहता हूँ कि मैं और ज्यादा मेरे अंदर ह्यूमिलिटी ला सकता हूँ, पोलाइटनेस मेरे अंदर और ज्यादा आ सकती है। और कई बार ये हो जाता है कि मैं उनके साथ तो बहुत प्यार से तो बात करता हूँ, लेकिन अभी भी अपने झंडे गाड़ना बंद नहीं होता है ना। कई बार हो सकता है शायद शायद मेरे मुंह से ये निकल जाए, अरे ये शराब से बाहर आना मामूली बात नहीं है, हाँ सिर्फ 2-3% रिकवरी है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, क्योंकि लोग मीटिंग्स आना बंद कर देते हैं। मुझे यहाँ पे इतने साल हो गए, ईश्वर की कृपा है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे यहाँ इतने साल हो गए ये भी एक तरह से विनम्रता के अगेंस्ट है ना। तो मेरे जो अपने हैं ना, उनको भी कई बार ये बात हर्ट करती है। उनको ये लगता है कि ये इंसान बार बार ऐसी बातें क्यों बोलता है। उनको खुद को ये चीजें सब चीजें पता होती हैं, है ना। कमिंग टू स्टेप 10, कि भाई हमसे कहा गया कि मैं पर्सनल इन्वेंट्री अपनी लेता रहूं। तो जैसे वो स्टेप 4 में भी मैंने वो बात की थी, वही बात कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आती है कि कब मेरे अंदर खुन्नस आ रही है, मेरे अंदर डर आ रहा है, या मैं खुदगर्ज हो रहा हूँ। बिग बुक में कहा गया है सेल्फ सेंटर्डनेस एंड सेल्फिशनेस, स्वार्थीपन और आत्म केंद्रितता, है ना। मैं देखता हूँ कि धीरे धीरे ये पहले ये होता था कि ये चीजें मेरे अंदर आई और कई घंटों के बाद या रात तक मैं उस चीज को रियलाइज कर पाता था। और अभी ये होता है, मैं अपने आप में ये चेंज देख पाता हूँ कि ये चीजें अभी भी जाती है मेरे अंदर, लेकिन वो आती हैं और दिमाग में फिर ये विचार भी आने लगता है कि यार यहाँ पर तो कहीं ना कहीं मैं आत्म केंद्रित हो रहा हूँ, है ना। तो क्या उसके बाद मैंने तुरंत उसको ठीक करता हूँ क्या? या फिर मैं ये सोचने लगता हूँ कि ठीक है यार, इतना स्वार्थीपन तो चलता है, इतनी आत्म केंद्रितता तो चलती है, ये साला प्रॉब्लम ही मेरे साथ ये इतना चलता है, उतना चलता है, इसके चक्कर में ही ना मेरी जो गाड़ी है वो इतने गड्ढे में चली गई। तो ये दूसरों के साथ में चल जाता होगा, मेरे साथ में ये नहीं चलेगा यार। आई नीड टू पुट अ फोकस ऑन दैट। जो अभी हो रहा है मेरे साथ में, क्या मैं उसमें कभी प्रेजेंट रह पाता हूँ क्या? जैसे ऑफन मैं मेरे बारे में बताऊं तो ये मेरे साथ पहले बहुत ही होता था। घर में हूँ तो बाहर क्या हो रहा है मेरा उसकी तरफ ध्यान है, किस रिश्तेदार के यहाँ क्या हो रहा है, ऑफिस में क्या हो रहा होगा, सड़क पे क्या हो रहा होगा, किस मॉल में क्या हो रहा होगा, ये रहता था। वहां चले गए तो बाकी दुनिया की तरफ, मतलब मैं जहां पर होता हूँ वहां पर मेरा ध्यान न होने होने के बजाय बाकी सब जगह होता था। तो क्या मैं इमोशनली, मेंटली, है ना, फिजिकली तो मैं उस जगह पर हूँ, पर क्या मैं इमोशनली और मेंटली भी वहां पे प्रेजेंट होता हूँ? आई नीड टू चेक दैट, है ना। और रात में ना मुझसे जब कहा जाता है कि भाई, रात में मैं जब अपने बारे में ये सोचता हूँ कि हाँ मैं कहाँ पर सेल्फिश था, मैं कहाँ पर बेईमान था, मैं कहाँ पर मुझे खुन्नस हुई थी, तो ये अमेंड्स करने के लिए क्या मैं टालता हूँ, या मैं यार फटाफट अमेंड्स करने की बात करता हूँ?
ये किस तरह की है ना विचारधारा मेरे अंदर चलती है, दैट डिफाइंस कि क्या मैं स्टेप्स को प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्या, व्हाट आई बिलीव, है ना। दृढ़ता वाली एक बात है, परसिवरेंस, राइट, द राइट वर्ड, कि ये दृढ़ता मेरे अंदर है क्या, कि हाँ यार मुझे है ना अपने आप को डोमिनेट करना पड़ेगा। पहले मैंने लोगों को डोमिनेट किया, अब मुझे मेरी सेल्फ विल को डोमिनेट करना पड़ेगा, कि नहीं यार वो कल नहीं करना, वो मुझे आज ही करना है। या अगर कल भी करना है तो वो कल इसलिए करना है कि वो कल के पहले पॉसिबल नहीं है, एज सून एज पॉसिबल ये मेरे को करना है। देन स्टेप 11, कि भाई हमने प्रार्थना और ध्यान द्वारा ईश्वर से सचेत संपर्क बनाना जारी रखा, उनसे प्रार्थना की कि हम उनकी इच्छा को पूरी कर पाए, है ना। तो मैं ये चीज है ना खास तौर से मेरे को तो बहुत काम में आई थी। मेडिटेशन कैसे किया जाए ये मेरा बहुत बड़ा सवाल होता था, तो मुझे सबसे बढ़िया तरीका इसका ये बताया गया, आप दिन में भले ही 2-5 मिनट ही सही किसी भी शांत जगह में बैठ के आपके अंदर किस तरह के विचार आते हैं, है ना, और ये विचार किस कैरेक्टर डिफेक्ट से रिलेटेड हैं अकॉर्डिंग टू द 12 स्टेप्स ऑफ ए, आप इसके बारे में सोचिए। जब आप इसके बारे में सोचोगे ना, ये आपको मेडिटेशन जितना ही हेल्प करेगा। और फिर इसके बारे में ना खुद ही गुंताड़े मत लगाइए, आप इसके लिए किसी से गाइडेंस लीजिए। जैसे अभी मैंने कहा ना कि भाई मैं इसको अपने आप नहीं कर सकता, मुझे इसके लिए किसी की हेल्प की आवश्यकता होगी, तो मैं इसके बारे में किसी से गाइडेंस लूं, है ना। तो मैं स्पॉन्सर से इसके बारे में पूछ सकता हूँ कि मुझे अगर ये समझ में नहीं आता तो। और ये एक बड़ी खूबसूरत चीज है कि जब कहा जाता है ना कि भाई ईश्वर से मैं ये कहता हूँ, छठवें कदम में मैंने कहा कि मैं ईश्वर से ये कहता हूँ कि इन सभी चरित्र दोषों को निकाल दें। 11वें कदम में मैं ईश्वर से गाइडेंस की मांग करता हूँ। मैंने ये देखा, पहले मुझे कुछ भी समझ में ही नहीं आता था कि ईश्वर से ऐसे बोल रहा हूँ मैं तो ईश्वर के सामने खड़े होके, या जो भी मैं हायर पावर मानता हूँ मैं उनको इमेजिन करके बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये मुझे बताया गया था कि जैसे जैसे आप अंदर से क्लीन होते जाओगे, वैसे वैसे ना आपके अंदर ये चीज आती जाएगी, आपको वो गाइडेंस अपने आप मिलता जाएगा। जितने गाइडेंस के आप लायक हो, उतना गाइडेंस आपको अपने आप ही मिलने लग जाएगा, है ना। सो मैं क्या, अब जैसे मुझे प्रेयर करने को कहा जाता है, प्रेयर करो, मेडिटेशन करो, है ना। तो अब ये प्रेयर क्या, जब मैं प्रेयर करता हूँ, जिससे शुरुआत में मैं एक दिन में 25-25 बार प्रेयर किया करता था, तो पता चलता था 25 में से 24 बार तो मुझे ध्यान ही नहीं है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरा ध्यान फोन में है या कुछ बाहर है, पर बस वो इतना रटा हुआ है कि वो अपने आप निकल रहा है। डू आई मीन एवरी वर्ड ऑफ द प्रेयर, है ना। मैं क्या उसको ऐसे कॉन्शियसली सोच पाता हूँ क्या कि मैं क्या शब्द बोल रहा हूँ और इन शब्दों का तात्पर्य क्या है। ये अगर मैं अपने डेली इसमें करता हूँ, देखिए प्रेयर तो अब मुझे कुछ साल हो गए, तो वो तो ऐसी रट गई है कि आप मुझसे नींद में भी बुलवा लीजिए, राइट। पर जो उसका एक एक वर्ड है ना, क्या मैं आज भी जब भी प्रेयर बोलता हूँ तो मैं उसके एक एक वर्ड को मैं ऐसे सोचता हूँ कि हाँ यार, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की। क्या जो चीजें मेरे बस में है मैं उनको बदलने की कोशिश करता हूँ क्या, कि या मैं मट्ठागिरी करता हूँ। मुझे कई बार ये लगता है, जब मैं प्रेयर को ही उसके एक एक शब्द को अगर ध्यान से मीन करके बोलूँ ना, तो काफी कुछ काम तो मेरा अकेले प्रेयर में ही हो जाता है ना। मैं आभार को प्रैक्टिस कर पाता हूँ, और चीजों के प्रति ना मेरे अंदर एक क्लैरिटी आ सकती है क्योंकि मुझे मेरे इंटेंशन समझ में आ जाते हैं। दिन भर में मैंने जो किया, किससे कैसे बात की, क्या मेरा बोलने का तरीका था, लोगों ने जो बोला उसका मुझ पर क्या प्रभाव हुआ, उससे मुझे ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि मेरी मानसिकता अभी ओवरऑल क्या चल रही है ना। और फिर इसको इसको ठीक करना, यही तो एक तरह से आध्यात्मिक जागृति है ना कि कैसे मुझे ज्यादा से ज्यादा उस तरफ जाना है जो कि मेरी मूलभूत प्राकृतिक प्रवृत्तियां थी। स्टेप 4 में कहा गया है ना कि मेरी 3 नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, सिक्योरिटी, सोशल होना और सेक्स। तो ये मुझसे कहा गया कि आप 100% इन्हीं पे अटक जाओगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। बिल्कुल 100% एकदम बेसिक इंस्टिंक्ट को फॉलो करोगे, उनको बिल्कुल भी ओवरडू ना करोगे, उनकी अति 1% भी नहीं करोगे, ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा, वो तो परफेक्शन वाली स्थिति होगी। लेकिन फिर भी आप जितना उनको अति कर चुके हो और जितनी उनकी अति कर रहे हो, उससे कहीं ना कहीं आप काफी हद तक वापस पीछे की तरफ आ सकते हो। तो ये जब मैं मेरे एक्शंस पे डेली ध्यान देता हूँ ना, तो यहाँ से मुझे समझ में आता है ना। जैसे एक सिंपल सी बात है, मैं मान ली छोटा सा एग्जांपल दूं कि मैं होटल में बैठा हूँ और मैंने रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर किया, खाने को आने में टाइम लग रहा है,
तो मैंने एक जो मैनेजर टाइप दिख रहा है, सूट वूट पहना हुआ है उसने, उसको मैंने बोल दिया कि भाई साहब मुझे खाना ऑर्डर किए हुए 10 मिनट हो चुके हैं, खाना अभी तक नहीं आया। अब ये मेरी पहले की आदत बता रहा हूँ। पहले मेरी आदत ये थी कि हर निकलते हुए वेटर में उंगली करना, क्यों खाना नहीं लाया, कितने साल से है यहाँ सबके साथ ऐसे ही होता है क्या, देखना मैं तेरा स्पेशली कुछ तुझे 150 रुपए दे दूंगा। जबकि उसके बस में वो चीज है ही नहीं, मुझसे वहां पे बैठा नहीं जा रहा है मेरा टाइम नहीं पास हो रहा है, तो मैं फालतू का अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ओवर कंट्रोल। राइट, ये मेरी सिक्योरिटी वाली इंस्टिंक्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये, इसको अगर मैं ध्यान देता हूँ ना, तो मुझे ये तुरंत क्लियर हो जाएगा कि यार अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं स्पिरिचुअलिटी से दूर होके ओवर कंट्रोल को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कमिंग टू स्टेप 12, लास्ट, कि भाई इन कदमों के माध्यम से आई आध्यात्मिक जागृति ना, तो ये यहाँ पे समझना बड़ा इंपॉर्टेंट था। पहले मैं इसको 12 स्टेप्स के हिसाब से बात करता हूँ कि सर्विसेज में आने के लिए, है ना, मेरे को ये वास्तव में जरूरी था यार, कि मेरे अंदर है ना एक वो तरह की स्पिरिचुअलिटी, एक जागृति आ जाती कि मैं ये सर्विसेज कर क्यों रहा हूँ। अदरवाइज तो फिर क्या होगा कि वो सर्विसेज करके भी मैं ईगो को प्रैक्टिस करने लग जाऊंगा। मुझे ये लगने लग जाएगा कि मैं ही चला रहा हूँ बस। जैसे मेरे साथ ये हुआ था 2020 में, जब कोविड का टाइम आया था, ऑनलाइन मीटिंग्स स्टार्ट हुई थी, मैं जूम मीटिंग्स बहुत होस्ट करता था। तो मैं घमंड तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मुझे ना ऐसा लगने लगा था, हाँ यार मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मजा आ गया यार, मेरे कारण से सब लोगों को जूम मीटिंग मिल रही है, ये मीटिंग अच्छी मेरी वजह से चल रही है। ये कहीं ना कहीं एक ओवर सेटिस्फेक्शन वाली स्थिति थी, जिसको मैं अब देख पाता हूँ, तब मुझे 1 साल भी नहीं हुआ था। ये ऐसी स्थिति थी कि इसके कारण से ना मैं अपने बाकी किसी क्षेत्र को देख ही नहीं पा रहा था, कि मेरा मेन उद्देश्य सिर्फ ये जूम मीटिंग को होस्ट करना नहीं है। मैं इसलिए नहीं आया हूँ ए में, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। मैं अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आया हूँ, शराबियत की बीमारी के जो बुरे प्रभाव है मैं उनसे बचने के लिए आया हूँ, है ना। तो जब मैं उसके आध्यात्मिक वाले पहलू को समझ पाता हूँ ना, तब अब मैं बात करता हूँ उसकी रियल लाइफ की, कि मैं 12 स्टेप को रियल लाइफ में कैसे प्रैक्टिस करता हूँ। ये सिर्फ ए मेंबर की बात नहीं है, क्या दूसरे भी किसी को अगर मेरे बस में है हेल्प करना, तो बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के, चाहे वो पैसा हो या तारीफ हो, मैं उसको हेल्प कर पाता हूँ क्या, है ना। या हेल्प करने के बाद मुझे ये लगता है कि यार काश और भी लोग ऐसे हेल्प करते तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाती, ऐसे आदर्शवादी ख्याल आते हैं। तो क्या मैं अपने आप में एक अच्छा काम करके मैं उनके लिए एक एग्जाम्पल बन पाता हूँ क्या, है ना। और ये चीजें सिर्फ मैं ऐसा ही नहीं सोचता हूँ कि चलो यार ए के बाहर इसको यूज करना है तो अपने परिवार में उस यूज कर लूंगा, मेरा जो समाज है उसमें यूज कर लूंगा। नहीं, इसको मैं हर जगह यूज कर पाता हूँ क्या। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, मेरी बर्थ अगर लोअर है, और अगर कोई लेडी या कोई थोड़े से ओल्ड एजेड पर्सन आए, 55 60 65 70 साल के हैं, उनको उनको अपर बर्थ मिली हुई है, वो मुझसे बेचारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो एकदम से ना मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि मैं क्यों हेल्प करूं, मेरा तो हक है। इनकी गलती है, लास्ट टाइम पे टिकट बुक क्यों करते हैं, पहले से टिकट बुक करते तो चॉइस करके लोअर बर्थ ले सकते थे। मैं कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं हूँ, तो बात तो है सही, गलत मैं कहीं नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं इस तरह का हेल्प करने का एक अपना एक एटीट्यूड बनाता हूँ ना, तो ये मुझे बहुत सारी जगहों पे काम आता है। ये कई ऐसी जगह पे काम आता है जहां पे मैं रियली मतलब स्ट्रगल करता हूँ ना। एक ही अगर बात करें तो कोई नया व्यक्ति आता है तो क्या मैं उसको सीधे भाषण देने लगता हूँ, है ना। या मेरी पर्सनालिटी से जाने या अनजाने में उसको ये इंप्रेशन पड़ता है कि अरे बाप रे ये तो बड़े बड़े लोग हैं, है ना, इनके तो कुछ साल हो चुके हैं, क्योंकि ऐसा दिखाने में मजा आता है मुझे, क्योंकि मुझे भी एक टाइम पे दूसरे मेंबर्स के लिए ऐसा लगता था, जिसके लिए उनको मैं दोष देता था, जबकि शायद उन्होंने ऐसा दिखाना चाहा भी नहीं होगा, है ना। या फिर मुझे कई बार ऐसा लगता है क्या कि भाई मीटिंग रूम का दरवाजा खोलना, टेबलों की धूल साफ करना, ये क्या कोई छोटा काम है क्या। तो ये मेरे मन में क्या चलता है, आई थिंक इसको चेक करना भी एक तरह से स्टेप्स को प्रैक्टिस करना है। कोई इंसान है ऐसा है में जो लगातार बार बार रिलैप्स हो रहा है ना, तो उसको बजाय ये डिक्लेयर करने की कह रहे वो तो बेकार आदमी है, वो तो फायदा उठा रहा है हमारा। ए में एक ये बड़ी अच्छी बात कही गई है यार, कि आपको किसी को कैरी नहीं करना है, लेकिन वो 25 बार 50 बार भी रिलैप्स हो रहा हो, हर बार उसको एक उम्मीद दो। ठीक है, कैरी मत करो, लेकिन आप हर बार उसको उम्मीद दो कि यार तू आ सकता है, जैसे आपने उसको पहली बार ही उम्मीद दी थी। अब ये कह के मत छोड़ो कि यार ये तो सुधरने ही नहीं वाला है, क्योंकि भगवान नहीं हो आप।
है ना? आपको भी ऐसे ही किसी ने मैसेज दिया था और आप भी कोई आसानी से नहीं मान गए थे। मतलब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, यू नो व्हाट आई मीन। सो व्हाट आई कॉन्स्ट्रू इसकी एक एक स्टेप में जो कहा गया ना, वो जब स्पॉन्सर के साथ में किया था, आई ऑफन सी कि वो साला मैं भूल जाता हूँ उसको। तब बहुत अच्छा लगा था, बहुत मन से और ईमानदारी से किया था। लेकिन उसके बाद में है ना, वो ईमानदारी थोड़ी सी कम होने लगती है। तो मैंने देखा कि अगर मैं उसको एक स्टेप वाइज ना, स्टेप 1 2 3 4 सो एंड स्टेप 12, अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो एक बड़े सिस्टमेटिक वे में ये चीजें जो है ये होने लगती हैं। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए मुझे कोई बहुत अलग से टाइम निकालना पड़ता है। मैं डेली मीटिंग्स में जाता हूँ, फिजिकल हो ऑनलाइन हो, ए मेंबर से बात करता हूँ। ये उसमें ये सब चीजें होने लगती हैं, है ना? बशर्ते मैं अगर इनको देखना चाहूँ तो। दैट्स इट। सो दैट्स ऑल। यही मैं कहना चाहता था। आप सभी का बहुत बहुत आभार, और मुझे आपने वो बोलने का मौका दिया, और बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।